So let us start with more on motion in a plane. तो कल हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें डेवलप की थी, मतलब वी हैव सीन बेसिक थिंग्स जैसे कि व्हाट इज मोशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिक पैरामीटर्स हमने देखे थे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज पाथ लेंथ, व्हाट इज स्पीड। स्पीड के चार टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी उसके चार टाइप्स। उसके बाद एक्सेलरेशन के चार टाइप्स। अब we will see graphs, how do you represent motion in a graphical way। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, possible ways of change in velocity, of change in velocity। मैंने एक नोट्स में टेबल बना के दिया है आपको। तो वेलोसिटी में चेंज करने के कौन से पॉसिबल वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ऑफ कोर्स यू नो, वेलोसिटी ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। वेक्टर। वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होना मतलब या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होना, या उसके डायरेक्शन में चेंज होना, या फिर दोनों में चेंज होना। तो जब आप वेलोसिटी बोलते हो तो एक चीज तो पक्का हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। अगर आपको इसको चेंज करना है, इसमें चेंज लाना है, तो या आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। या फिर आप इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू कैन कीप डायरेक्शन सेम बट यू कैन चेंज मैग्नीट्यूड। रियल लाइफ एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे थे, स्पीड ब्रेकर आ गया, तो डायरेक्शन तो वही है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गया। जैसे आप स्पीड ब्रेकर को जंप करोगे, उसके बाद यू स्टार्ट इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, अगेन डायरेक्शन इज स्टिल सेम। So that is change in velocity due to change in magnitude of velocity। और velocity का magnitude मतलब speed। Another example, for example, we were riding a vehicle, a bike, at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, और सडनली एक टर्न आया। हमने स्पीड चेंज नहीं किया लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो दैट इज ऑल्सो चेंज इन वेलोसिटी। या दोनों भी चेंज कर सकते हो, मे बी वाइल टेकिंग टर्न यू आर चेंजिंग बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो तीन तरीके से तो चेंज होगा ही, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों चेंज होंगे। फाइन। इंपॉर्टेंट इज, डू यू रिमेंबर हाउ यू डिफाइन एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप वेलोसिटी को किसी भी तरीके से चेंज कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या दोनों चेंज कर रहे हो, तो क्वेश्चन हियर इज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना, और एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस मतलब स्पीड चेंज होता है। व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस मतलब स्पीड चेंज होना, दैट इज स्पीड। नंबर टू, when only direction changes। Number two is when only direction is changing। मैं दोनों में बताऊंगा, तीनों में बताऊंगा। वेलोसिटी में चेंज होना तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो when only direction changes, when only direction of velocity changes मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तीसरा, तीसरा है बोथ, बोथ magnitude and direction changes, both magnitude and direction changes। तो पहले केस में, पहले केस में इन द फर्स्ट केस क्या चेंज हो रहा है,
ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर आपको याद होगा, हमने कल ही लिखा था और अभी भी लिखा था, व्हाट इज एक्सेलरेशन? डीवी बाय dt। मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, where v1 is the velocity या फिर speed at time t1 and v2 is at time t2। बराबर। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वही एग्जांपल लेते हैं स्पीड ब्रेकर का। तो आप स्पीड ब्रेकर के पास में जा रहे थे, तो क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक अप्लाई करना मतलब वेलोसिटी क्या करना? कम करना। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कम है, इनिशियल ज्यादा है। तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? v2 is final velocity, v1 is initial velocity. I was riding a bike at a speed of 60 kilometer per hour. By looking at the speed breaker, I apply brake and the speed now becomes 20 kilometer per hour. What is initial speed? 60. What is final speed? 20. तो ये जो न्यूमरेटर है, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 60, ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। बराबर। तो उस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी को क्या होगा? अपोजिट होगा। सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो गया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ लाइन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट वेक्टर्स को आप क्या बोलते हो? एंटी पैरेलल। जैसे ही स्पीड ब्रेकर जंप हुआ, हमने वापस से स्पीड बढ़ाना चालू कर दिया, तो इस केस में फाइनल स्पीड ज्यादा है कि इनिशियल ज्यादा है? फाइनल। करेक्ट। तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, मतलब पैरेलल। तो जब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, मैग्नीट्यूड, उस केस में एक्सेलरेशन इज ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको अब समझेगा, अगले पॉइंट में समझेगा कि ये आपको मोशन कौन से टाइप का वो भी बताएगा। तो इफ ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, if only magnitude of velocity changes, then acceleration is either parallel or anti-parallel to velocity। तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्शन डायरेक्शन सेम होगा या फिर अपोजिट होगा। अब जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है और स्पीड सेम रहता है, उस केस में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और ये आप सीखोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब आप सर्कुलर मोशन स्टार्ट करोगे तब ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पे घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ स्पीड इज सेम एट एवरी पॉइंट, राइट, लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल ए से बी पे गया, स्पीड अभी भी सेम है, तो स्पीड डज नॉट चेंज, तो स्पीड इज सेम, राइट, बट व्हाट इज चेंजिंग इज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इन दिस केस वेलोसिटी इज अगेन टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी होगा यहाँ, राइट। तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल। कहाँ है? अलोंग द टेंजेंट। तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है तुमको? टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर।
and any vector which is pointing towards center is known as centripetal. तो इसके लिए ये जो एक्सेलरेशन इसको क्या बोलोगे, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल, क्योंकि ये रेडियस का डायरेक्शन भी है, इट इज अपोजिट टू रेडियस, लेकिन इसको रेडियल भी बोलते हैं। तो जब जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, लेकिन वैल्यू सेम था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टुवर्ड सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार, जीरो। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आगे लगने वाले हैं, तो इसके लिए इट्स टू इंपॉर्टेंट। तो इन दिस केस acceleration is perpendicular to velocity। तो जहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गए, मतलब मोशन लीनियर होगा कि सर्कुलर होगा, सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन ये 1D होता है कि 2D होता है, 2D। वेरी गुड। तो पहला केस 1D मोशन का था, मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, राइट। और यहाँ पे द मोशन इज 2D। गुड गुड, पक्का पक्का, श्योर। वो आज सीखोगे ना, आगे सीखोगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। परपेंडिकुलर क्यों आता है, यू विल लर्न इन दिस चैप्टर ओनली। जब मोशन इन अ प्लेन चालू होगा तब आएगा वो, परपेंडिकुलर क्यों, यू विल कम टू नो। अब दोनों भी हो सकते हैं, हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो उस केस में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है परपेंडिकुलर। हो सकता है ना, पहले पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा था विथ कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वाज चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। अभी क्या हुआ, अभी वही पार्टिकल सर्कल में घूम तो रहा है, लेकिन स्पीड इज चेंजिंग। होता है ऐसा, क्यों होता है। तो दो टाइप के सर्कुलर मोशन तुम सीखोगे, एक को बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रहता है कांस्टेंट, और वो हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ से उसका हाइट चेंज नहीं हुआ, और क्योंकि अर्थ से उसका हाइट चेंज नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स एट एवरी पॉइंट इज सेम, विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। तो याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज टेंजेंशियल, डायरेक्शन इज चेंजिंग। लेकिन अगर मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर दूं, क्या हो रहा है, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज चेंजिंग, राइट। अभी हाइट अगर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, क्योंकि जब पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो छोड़ो, ऐसा सोचो कि उसको ऊपर जाना है, तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, तो क्या होगा, स्पीड कम 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 होता जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड है। फिर क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और लोवेस्ट पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। तो स्पीड चेंज हो रहा है, तो स्पीड चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। और हाइट चेंज हो रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। वो सब हम आगे सीखेंगे, इसी चैप्टर में है आगे, फिलहाल सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये। तो व्हेन ओनली स्पीड चेंजेस, acceleration is either parallel or anti-parallel. When only direction changes, acceleration is perpendicular to velocity. When both changes, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, दोनों होते हैं, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड पैरेलल टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे। इज दिस क्लियर, पक्का पक्का। तो if only magnitude is changing, which type of motion it is, linear. If only direction is changing, uniform circular motion.
in which the speed remains same at every point. If both changes, it is non-uniform circular motion, क्योंकि स्पीड हर जगह पे अलग है और डायरेक्शन भी उसका हर जगह पे अलग है। तो आगे हम देखेंगे ये सारे केसेस इन डिटेल। अब लेट अस नाउ जंप टू ग्राफ। तो मोशन में हम लोग नॉर्मली दो टाइप के ग्राफ यूज करते हैं, और दोनों ग्राफ में से यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। मतलब तुम मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज एट रेस्ट, मैं आपका ही केस ले लेता हूं। इमेजिन आप यहाँ पे 2:15 आते हो, अज्यूमिंग दैट यू रीच हियर ऑन टाइम, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, और कम से कम 3:30 तक यहाँ पे रहोगे। तो व्हाट विल बी योर पोजीशन थ्रू आउट दिस टाइम? द सेम। देखो 2:15 पे, 2:30 पे, 2:35 पे, 2:40 पे आपका पोजीशन सेम था। तो मैंने एक एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया? टाइम। और एक पे क्या प्लॉट किया? पोजीशन। करेक्ट। तो मोशन को हम लोग बेसिकली, अभी ये मोशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन विद जीरो वेलोसिटी। रेस्ट भी होता है स्टेट ऑफ मोशन, बट वेलोसिटी इज जीरो। तो हम लोग मोशन को ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो टाइप के ग्राफ नॉर्मली हमको यूज करने हैं। नंबर वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो व्हाट वी डू इन दिस केस इज, एक एक्सिस पे, और बाय डिफॉल्ट हम लोग टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे फिक्स करके रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा दो टाइप के हमने वेरिएबल देखे थे, एक था डिपेंडेंट, एक था इंडिपेंडेंट। और टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा नॉर्मली एक्स एक्सिस पे रखते हैं। वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे पोजीशन। अब पोजीशन में डिपेंड करता है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलावा मूव हो रहा है तो एक्स लिखूंगा, पार्टिकल वाई के अलावा मूव हो रहा है तो मैं यहाँ पे वाई लिखूंगा, और पार्टिकल अलावा जेड में जा रहा है तो मैं यहाँ पे जेड लिखूंगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। सो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। एक काम और करेंगे साथ में, ग्राफ के साथ साथ में मैं उसका मोशन भी प्लॉट कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, यू हैव एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, एंड लेट अस से एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t1, t1 टाइम इंस्टेंट पे वो जो पार्टिकल था t1 टाइम इंस्टेंट पे कहाँ था? x1 पे। और ये जो उसका पोजीशन था उसको मैं डिनोट कर दूंगा a से। और t2 टाइम इंस्टेंट पे लेट अस से इट इज समवेयर एट x2, और इस पॉइंट में बोल दूंगा b पॉइंट। इसी को मैं भी ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं। तो T1 टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल वाज समवेयर एट x1, तो ये मिल जाएगा आपको पॉइंट A पॉइंट। T2 टाइम इंस्टेंट इस पे वो था समवेयर एट विच पोजीशन x2, तो ये आ गया B पॉइंट। तो पार्टिकल T1 से T2 टाइम इंस्टेंट में कहां से कहां गया? x1 टू x2। गुड। देन so let us say, let x1 be the position of particle at t1 point A, and x2 be the position of particle at time instant t2 point B. Good. तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको हमेशा मिलता है स्पीड या वेलोसिटी। तो यू कैन फाइंड आउट स्पीड और वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे? तो देखते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ ग्राफ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब दो पॉइंट लेते हो, यहाँ भी दो पॉइंट है, उस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट लोगे। ये जो पहला पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? t1 x1, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है? t1।
तुम नॉर्मली क्या लिखते हो, x1 y1 लिखते हो ना, लेकिन x एक्सिस पे क्या है, t, तो क्या लिखोगे t1, और y पे क्या है x, तो क्या लिखोगे t1 कॉमा x1। तो ये आ गया t1, ये आ गया x1, यहाँ पे ये है t2 और ये है x2। तो हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, इट इज टू सिंपल। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हो, y2 माइनस y1, मतलब यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये है स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, करेक्ट। बट व्हाट इज दिस चेंज इन पोजीशन, व्हाट इज दिस चेंज इन टाइम, व्हाट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, स्पीड और वेलोसिटी। अब डिपेंड कर रहा है कि तुम यहाँ पे पोजीशन प्लॉट कर रहे हो, मतलब तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हो तो स्पीड मिलेगा, तुम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट दिस इज स्पीड, so this is speed v, clear। तो ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम, what it will give you, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड या फिर वेलोसिटी। देन what we can do is, in this case, what is this AC, T2 minus T1, what is BC, x2 minus x1, this angle let us say is theta। और अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इस लाइन को पीछे भी एक्सटेंड करता हूं, तो रिमेंबर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। तो ये थीटा इज द एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, थीटा इज द एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, वेरी गुड। व्हाट इज tan थीटा, how to define tan theta, opposite upon adjacent, right? So x2 minus x1 upon t2 minus t1, opposite upon adjacent। लेकिन ये तो स्लोप था, है ना, स्लोप, therefore स्लोप इक्वल टू tan थीटा। लेकिन स्लोप क्या है, स्पीड है। तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड फाइंड करना है तो सिर्फ स्लोप निकाल लो, तो स्लोप क्या है, tan थीटा, करेक्ट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, स्पीड, और कैसे मिल सकता है, बाय फाइंडिंग आउट स्लोप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट करेंगे, सम पोजीशन टाइम ग्राफ, एंड वी विल ट्राई टू ड्रॉ इंटरप्रिटेशंस, कंक्लूजन्स। तो सम पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ्स and their interpretation, and their interpretations। तो सबसे पहला, एंड रिमेंबर मैं हर बार टाइम को यहीं प्लॉट करने वाला हूं और पोजीशन को यहीं पर रखने वाला हूं, वाई एक्सिस पे, ऑलवेज। So can you tell me what is the interpretation of this? Stationary object, object which is not moving, object which is at rest, करेक्ट। क्योंकि स्लोप क्या आ गया इसका, जीरो, जीरो है ना, tan ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा, जीरो। कोई भी लाइन अगर टाइम एक्सिस को पैरेलल है तो एंगल कितना है, जीरो। तो व्हाट इज स्पीड, जीरो। मतलब a line on position time graph which is parallel to the time axis represents a particle at rest, ये उसका इंटरप्रिटेशन हो गया। a line on position time graph which is parallel to the time axis, क्योंकि टाइम एक्सिस है, अगर मैं टाइम एक्सिस उल्टा कर लेता तो मुझे ग्राफ को ऐसा दिखाना पड़ेगा, a line which is parallel to time axis on position time graph indicates a particle at rest।
So it is state of motion in which the particle is not moving. Number two, what is your interpretation with this? Infinite velocity, very good. क्योंकि अगर आप देखोगे मैथमेटिकली स्पीकिंग v इक्वल टू tan थीटा, थीटा here is how much 90, tan 90 which is not defined or infinity. तो बेसिकली ये ग्राफ हमको ये बताता है कि टाइम इंस्टेंट सेम है, एक ही टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन है। ये तब होता है जब पार्टिकल इनफाइनाइट स्पीड के साथ मूव हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग विद इन्फिनिटी स्पीड, इसका मतलब तुम सेम टाइम इंस्टेंट पे यहां पे भी हो, अपने घर पे भी हो। दैट इज व्हाट इट मींस। इज दिस केस प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, so this is practically impossible case. So a line parallel to position axis indicates that the particle has infinite velocity or infinite speed, which is practically impossible. Then next case, let us take something like this. जब एक स्ट्रेट लाइन हो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप एंगल कहीं पे भी मेजर करोगे तो सेम मिलेगा। तुम यहाँ मेजर कर लो 45 45, तो एंगल इज कांस्टेंट फॉर एग्जांपल। तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस? इफ थीटा इज कांस्टेंट, tan थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। लेकिन tan थीटा क्या था? स्लोप था। स्लोप क्या था? स्पीड था। तो स्पीड भी क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। So this is a graph of a particle which is moving with constant speed, constant velocity. You can say acceleration is zero. मतलब particle will cover equal distances in equal intervals of time. तो कल हमने जो डेफिनेशन देखे थे वो इसके लिए थे कि यहाँ पे तुमको क्या समझ में आया? अगर पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल 45 लेके, तो व्हाट इज tan 45? 1। इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? 1। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1 मीटर। तो आपको मोशन का डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि पार्टिकल हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो अ लाइन which makes constant angle with time axis indicates a particle which is moving with constant velocity, which means acceleration is zero. Then अगला केस, next case, let us take something like this. या तो उससे पहले ये better off you discuss this one. Velocity is increasing क्योंकि angle is increasing. यहाँ पे एंगल कम है θ1, यहाँ पे एंगल और बढ़ गया θ2, यहाँ पे और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते वो 90 हो गया बेसिकली। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है। और जब थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा भी इंक्रीज होता है। रिमेंबर, हर बार एंगल इंक्रीज होना मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीज होना ऐसा नहीं होता है। साइन थीटा के केस में है थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आप स्पीड ले रहे हो tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा बढ़ेगा। व्हाट इज tan 0 0? व्हाट इज tan 30? sin 30 by cos 30, 1 by √3। व्हाट इज tan 45? 1। व्हाट इज tan 60? √3। तो वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो थीटा इंक्रीज होने का मतलब है स्पीड बढ़ते जाना। therefore v which is tan theta also increases। और स्पीड बढ़ने को तुम बोलते हो एक्सेलरेशन।
मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, वेलोसिटी इज चेंजिंग इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो और इसको अल्टरनेट तरीके से क्या बता सकते हो, अ कर्व बेंडिंग टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस, क्योंकि ये कर्व कहाँ बेंड कर रहा है, पोजीशन एक्सिस की तरफ। और अगर ऐसा कर्व होता तो कहाँ बेंड करता, टाइम एक्सिस की तरफ। अ कर्व, a graph bending towards position axis represents a particle with increasing speed, वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका मतलब इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने अगर एक्सिस को उल्टा कर दिया, यहाँ पे टाइम लिख दिया, यहाँ पे पोजीशन लिख दिया, तो रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा। तो दैट इज वेयर यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन। तो अगला ग्राफ डेफिनेटली इज ऑफ रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट ग्राफ इज ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन बेसिकली। तो इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, नाउ इफ यू सी, सबसे ज्यादा एंगल यहां बना था, फिर एंगल कम होता गया, कम होता गया। एंगल कम होना मतलब थीटा डिक्रीजिंग। इफ थीटा डिक्रीजेस, tan थीटा डिक्रीजेस, और tan थीटा डिक्रीज होना, इसका मतलब स्पीड भी डिक्रीज होना, और स्पीड डिक्रीज होना मतलब क्या होना, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। तो ए इज नेगेटिव। तो a graph bending towards time axis represents a particle with decreasing velocity। मतलब इस केस में फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल, और इस केस में फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। करेक्ट, पक्का पक्का, राइट। देन ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, देखते हैं कितना कितना हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आ गया, यू हैव टाइम एक्सिस अगेन हियर। अब एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। what I can do is do something like this, and this is theta। क्या इंटरप्रिटेशन आएगा इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस है? यहां भी थीटा कांस्टेंट था, यहां भी थीटा कांस्टेंट है, तो डिफरेंस क्या है? ये एक्यूट एंगल था, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। velocity is negative but constant, important, velocity is negative but it is constant। तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मोशन के बारे में सोचो। ऑब्जेक्ट इज गोइंग बैक टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होके वो अगर पहले पॉजिटिव साइड में गया था, तो अभी वो वापस से अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब ओरिजिन के पास में आ रहा है। तो एक सिंगल ग्राफ कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इट इज टेलिंग यू, देखो हो भी रहा है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है पोजीशन जीरो होने लगा है, मतलब द पार्टिकल इज गोइंग बैक टू इट्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, राइट। जस्ट योर केस, क्लास से पहले तुम जब क्लास पे आने के लिए निकलते हो, डेफिनेटली आपका ग्राफ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम कांस्टेंट स्पीड से नहीं आते, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेशन। फिर देखा कि चलो क्लास के पास में ही है, अज्यूमिंग देयर आर नो स्पीड ब्रेकर, देयर इज नो ट्रैफिक, यू स्टार्ट पुलिंग ब्रेक्स, ऐसा हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक आवर तक तुम इस पोजीशन में रहोगे, एट रेस्ट, करेक्ट। उसके बाद यू स्टार्ट गोइंग बैक टू द टू योर हाउस, विच आई एम अज्यूमिंग कि वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा वो ओरिजिन है, राइट। तो उस केस में यू विल गेट सच अ ग्राफ। अगला, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, वो अजम्पशन था मेरा, क्योंकि तुम इसके बाद अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे जाओगे, जो आइडियली होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका कोई क्लास नहीं होता है,
अभी तुम मुझे बताओगे इसका नेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन. नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन. लेट मी सी हाउ मच दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. स्टूडेंट मतलब आई प्रिफर टू यूज हिंदी हियर. विद्यार्थी, विद्या का अर्थ समझने वाला. तो देखते हैं तुमको कितना अर्थ समझ में आया इसका. नो वन एल्स विल स्पीक, तो तुम बताओगे. ब्लू टी शर्ट, राउंड नेक, यस. समथिंग कॉटन और समथिंग इज रिटन ऑन योर टी शर्ट, आई कैन नॉट रीड फ्रॉम हियर. बताओ इसका क्या मतलब है. अरे, पहरा बोल रहा हूँ, वो तो दिख रहा है मेरे को. मोशन का इंटरप्रिटेशन चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टाइप ऑफ ग्राफ. तुम अभी कहाँ पे बैठे हो. क्लास में. तुम सेम टाइम पे घर पे हो सकते हो क्या. नहीं. तो अब सोचो. इफ यू सी, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं फिजिकली बात कर रहा था. तुम क्लास में हो फिजिकली, तुम मेंटली कहाँ हो आई डोंट नो. तो एनीवेज, तो आइडियली स्पीकिंग, इस केस में क्या हो रहा है. एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल के दो पोजीशंस है. तो नहीं हो सकता, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. So this graph indicates that the particle is at two different positions at the same instant of time. So practically impossible case है. Then the last one. कुछ छूट गया होगा तो you should do for yourself. What is the meaning of this graph? पहले उसका वेलोसिटी नेगेटिव था, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया. पहले वेलोसिटी नेगेटिव था और चेंजिंग था, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव बोलूंगा तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए. लेकिन कर्व है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और चेंजिंग है. और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया. पॉजिटिव. मतलब दिस इंडिकेट्स अ पार्टिकल विच इज इनिशियली गोइंग टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन एंड देन मूविंग अवे फ्रॉम इट. एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं. इसका इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. कैन यू टेल मी वन ऑफ दिस. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, चलो ध्यान दो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, इसके बाद आपका और एक क्लास है, लेकिन यू फॉरगॉट टू टेक योर बुक. तो पहले कहाँ जाओगे. ओरिजिन के पास जाओगे, मतलब घर पे जाओगे. बुक उठाओगे, वापस दूर जाओगे. If it is just for the purpose of understanding the graph, this means that the particle is initially moving towards its point of origin and then it is moving away from its point of origin. तो ये हैं सारे इंटरप्रिटेशंस किसके. पोजीशन टाइम ग्राफ के. ओके. सिमिलरली अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये सारे के सारे मैं वापस प्लॉट करूंगा. सिर्फ यहाँ पे पोजीशन की जगह पे क्या आएगा. वेलोसिटी. पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला था. What information can you get from position time graph? Speed और velocity. मतलब you can basically get only one physical parameter. लेकिन velocity time graph से you can obtain two different parameters. तो अगला है velocity time graph. तो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. हम यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं टाइम, एंड हियर यू आर गोइंग टू प्लॉट वेलोसिटी. तो सिमिलरली एट सम टाइम इंस्टेंट t1, एक टाइम इंस्टेंट t1 पे पार्टिकल का वेलोसिटी v1 था. टाइम इंस्टेंट t2 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है. लेट अस से v2. आपको दो पॉइंट मिलेंगे. मिस्टर कैप, मिस्टर कैप, मैं तुमको रोज देख रहा हूँ और तुम यहाँ बिल्कुल नहीं देख रहे हो.
पढ़ना है तो ठीक है नहीं तो डोल दो पर। मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं करना। आप में से किसी को भी पढ़ना नहीं है, टाइम पास के लिए आए हो, मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों जा रहे हो। और यहाँ पे हो तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है। गुड। बाकी यू आर समझदार। तो लेट अस से हमारे पास एक पार्टिकल है, सम पार्टिकल, टाइम इंस्टेंट t1 पे उसका स्पीड कितना है v1, टाइम इंस्टेंट t2 पे उसका स्पीड कितना है v2। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो एक काम करेंगे, इसको a पॉइंट बोल देंगे, इसको b पॉइंट बोल देंगे। अब यहां से हमको दो इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी, पहला तो स्लोप देगा। व्हाट इफ यू फाइंड आउट स्लोप फ्रॉम हियर, व्हाट विल बी स्लोप? v2 minus v1 upon t2 minus t1. What is by definition change in velocity upon change in time? Acceleration. और आपको अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, tan theta, provided if I take this angle as theta। तो ये साइड हो गया v2 minus v1, ये साइड हो गया t2 minus t। गुड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। सिर्फ ये नहीं मिलता, देखो अभी आपके पास एक एक्सिस वेलोसिटी था, एक एक्सिस क्या था, टाइम था। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस को क्या किया, डिवाइड किया, ऐसा ही किया ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट आर द ऐसा यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड एंड टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज व्हाई यू से दैट द स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन। ट्राई मल्टीप्लाइंग दीज टू इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, ट्राई मल्टीप्लाइंग, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड, क्या बचा, मीटर। मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एरिया अंडर द कर्व। क्यों एरिया अंडर द कर्व, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया? व्हाट इज लेट अस से, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। Let us say this is y, this is x. How do you find out area? Y into x. Now imagine this is v, this is t, v into t। तो एक एक्सिस v है, एक एक्सिस t है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया। और अगर आपको यहां से एरिया फाइंड करना है तो एरिया अंडर द लाइन ए बी होता है, मतलब पूरा का पूरा ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा, विच इज एरिया ऑफ व्हाट, ट्रेपेजियम। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? वापस से, राउंड नेक ब्लू टी शर्ट और मिस्टर व्हाइट कैप। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? व्हाट इज ट्रेपेजियम? अरे ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रहा हूँ। हाफ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बताओ मुझे कौन से दो पैरेलल साइड्स है यहाँ पे? आई विल कॉल दिस एज सी, आई विल कॉल दिस एज डी, आई विल कॉल दिस एज ई। तो मेरे को बताओ कौन सा हाइट है, कौन से दो पैरेलल साइड्स है? और देखो मेरे को मार्क्स याद रहते हैं, हाँ मेरे को तुम्हारे लास्ट टेस्ट के मार्क्स याद है अच्छे से। बताओ पैरेलल साइड्स कौन से है? सी डी एंड ए, बराबर, ए सी एंड बी डी। व्हाट इज हाइट, ए ई। या तो क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, मैं फिलहाल डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात नहीं की, मैं करूंगा अभी। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन चाहिए तो स्लोप लो, डिस्टेंस चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व लो। एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया अंडर लाइन ए बी। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कैसे समझेगा? तो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, ये आ गया वेलोसिटी और ये आ गया टाइम। लेट अस से हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास है, समथिंग लाइक दिस। तो मैं मेरे मन से कुछ भी ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे, वॉट एवर इट लुक्स लाइक, जैसा भी होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है।
हो सकता है शायद नोट्स में भी यही दिया हो, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, एनीवेज व्हाट एवर इट इज होगा। चलो ठीक है, लेट अस से इसको एरिया A1 बोल देते हैं, इसको एरिया A2 बोल देते हैं, इसको एरिया A3 बोल देते हैं। तो अगर आप देख रहे हो इसमें से दो एरिया पॉजिटिव है, एक एरिया नेगेटिव है। कौन सा एरिया पॉजिटिव है? A1 एंड A3। कौन सा नेगेटिव है? A2। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है, हैव यू एवर हर्ड दैट आई हैव ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ -50 मीटर? डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं ये तीनों एरिया का मॉड लूंगा और उसके मॉड को ऐड करूंगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इज नथिंग बट मॉड ऑफ ऑल दिस एरियाज, मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, होता है ना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल पहले ओरिजिन पे था, अभी 6 मीटर नेगेटिव साइड पे चला गया, और डिस्प्लेसमेंट -6 आई है। तो इस केस में आप विदाउट मॉड इन सबको ऐड करते हैं। इसमें A2 माइनस आएगा, A1 और A3 प्लस आएगा। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो टेक ऑल द एरियाज एंड टेक मॉड ऑफ इट एंड देन ऐड। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ऐड ऑल द 3 एरियाज विदाउट टेकिंग मॉड्यूलस, क्योंकि A2 माइनस आएगा तो डिस्टेंस में A2 को प्लस करके लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट में उसको एज इट इज लिखने वाले हो। तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट 3 डिफरेंट parameters from velocity time graph. Number one is acceleration by taking slope. Number two is distance by taking mod of area. Number three is displacement. Clear? Similarly, जैसे तुमने यहाँ पे बहुत सारे पोजिशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे और उसका इंटरप्रिटेशन किया था, similarly you can have velocity time graph and the interpretation of all those graphs. So let us plot velocity here. Let us say velocity time graph. तो पहला ग्राफ, what is your interpretation from this graph? कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी हर एक टाइम इंस्टेंट पे सेम है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। देयर इज नो एक्सेलरेशन क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस केस में a graph which is parallel to time axis indicates a particle moving with constant velocity, और position time में a graph which is parallel to time axis indicates a particle with zero velocity, मतलब a particle which is at rest। तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमेशा देख लेना कि y एक्सिस पे क्या है। अगर y एक्सिस पे पोजीशन है तो दैट ग्राफ इज a graph of particle which is at rest with zero velocity। अगर यहाँ पे velocity है तो it indicates a graph of particle with zero acceleration, मतलब particle moving with constant velocity। Similarly, अगर हमारे पास सेम टाइप का ग्राफ हो तो ये सारे के सारे ग्राफ दे आर सो आइडेंटिकल, सिर्फ इसको मैं अब ऐसा करने वाला हूं। तो बताओ व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल के वेलोसिटी के बहुत सारे वैल्यूज हैं। मतलब उसी टाइम इंस्टेंट पे जीरो भी है, उसी टाइम इंस्टेंट पे 1 मीटर पर सेकेंड भी है, उसी टाइम इंस्टेंट पे टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है। तो इट इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज tan of 90, that is infinity, that the particle is moving with infinite acceleration। Okay, so practically impossible, this is practically impossible। कैसे हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी जीरो भी है, उसका वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर भी है, उसका वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर भी है, सेम टाइम इंस्टेंट पे? ऐसा नहीं हो सकता है। देन तीसरा केस, केस नंबर 3, एंगल इज कांस्टेंट।
What do you understand by this? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, मतलब tan थीटा कांस्टेंट है, और tan थीटा होता है एक्सेलरेशन। मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम। मतलब क्या? मतलब सपोज अगर इनिशियली वेलोसिटी जीरो था, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड है, तो 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट एट द सेम रेट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ दैट यू विल सी इन दिस चैप्टर। यू नो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स? V equal to u plus at, s equal to ut plus 1 half at square, v square equal to u square plus 2as। ये सारे ही इक्वेशन होते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो आप इक्वेशन हम आज करेंगे, अगर टाइम मिलता है तो आज होगा वो, तो यू विल सी कि वो जो तीन इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, एक्चुअली पांच है, आपको तीन पता है, दो मैं बताऊंगा। तो वो जो इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स होते हैं, दे आर ऑल फॉर वैलिड ओनली फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला ग्राफ एंड द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सो थीटा इंक्रीजेस, so tan theta also increases, which means velocity also increases, and which means that acceleration is positive. पॉजिटिव एक्सेलरेशन केस है ये। ओके, पक्का? तो ये और पोजीशन टाइम ग्राफ का सेम दिखने वाला, इसके इंटरप्रिटेशन थोड़े से सेम है। तो यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल अगेन। तो अ ग्राफ which is bending towards velocity axis indicates positive but acceleration which is not constant, increasing acceleration है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था लेकिन कांस्टेंट था। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछले केस में बताया कि हर सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया। तो हर एक सेकंड के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग। क्लियर? देन अगला, नेक्स्ट, तो डेफिनेटली यू कैन नाउ हैव अ गेस। रिटार्डेशन बट नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि एंगल हियर इज डिक्रीजिंग and decreasing angle again indicates that tan theta is of course decreasing, which means acceleration is decreasing। so acceleration is negative, मतलब retardation या फिर de-acceleration का केस है, but again it is varying, मतलब decreasing है, लिख दिया मैंने decreasing। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। फॉर एग्जांपल, ये ब्रेकिंग का केस होता है। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है, होता है नॉर्मली। एग्जांपल बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, तुमने, यू वर ड्राइविंग अ कार, आगे एक ट्रक था, उसने ब्रेक मारा और तुमने भी ब्रेक मारा, राइट? ये लाइक यू आर डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट द सेम रेट, वो हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। करेक्ट? बट इमेजिन आपके आगे गाड़ी था, आपने ब्रेक मारना चालू किया और दैट
व्हीकल सडनली स्टॉप्स, क्या करोगे? राइट। तो उस केस में आप ये तो नहीं बोलोगे नहीं मेरे को यूनिफॉर्म रिटार्डेशन चाहिए, जाएगी गाड़ी अंदर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दो ग्राफ में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑफ कोर्स रिटार्डेशन बट नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। उसके बाद वैसे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। लेट अस टेक ओनली सम केसेस, वी कैनॉट कीप ऑन डिस्कसिंग एवरी केस हियर। तो चलो थोड़े बहुत तो देख ही लेते हैं। हाउ अबाउट दिस? अबाउट दिस? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ये। थीटा इज ऑब्ट्यूज, मतलब tan थीटा इज नेगेटिव, मतलब एक्सेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। तो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल अमाउंट से कम हो रहा है। जैसे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर सेकंड में इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा था, यहाँ पे हर सेकंड में इक्वल अमाउंट से कम हो रहा है। ओके, देन इसका जो फर्दर इंटरप्रिटेशन होगा हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, विल सी इन क्वेश्चंस। तो पहले जो वहां के केस थे सारे के सारे वैसे के वैसे, फिर मैं एक दो केसेस एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करता हूँ। बताओ। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी हैज टू डिफरेंट वैल्यूज। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस है ये। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? वेरिएबल एक्सेलरेशन सही बात है, लेकिन थोड़ा सा और इंसाइट चाहिए। हाँ हाँ, इंटरवल्स, वेरी गुड, समथिंग टू डू विद स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस केस में स्लोप अलग अलग है। तो ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वेरिंग स्लोप इंडिकेट्स व्हाट? वेरिएबल एक्सेलरेशन, यस। उसमें से ए, ओ से ए, ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ए टू बी यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट डिफरेंट वैल्यू। बी टू सी zero acceleration, constant velocity. C to D, uniform retardation. D to E, uniform retardation but different value. So graph with different slopes indicates that acceleration is different in each interval of time. Clear? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? तो अब हमको एज आई टोल्ड यू, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस तुम किसके लिए यूज करते हो? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के। तो अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो तीन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आपने को बताए, वही तीन काइनेमेटिक के इक्वेशन आए कहां से? v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये इक्वेशन आते कहां से? हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो मैं वापस से दोनों चीजें ड्रॉ करूंगा, मोशन का लाइन एंड ऑल्सो ग्राफ। तो लेट अस से दिस इज लाइन ऑफ मोशन।
assuming that the particle is moving along positive x-axis, and we will take graph. लाइन ऑफ मोशन तुम नहीं भी ड्रॉ करोगे तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि तुम मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हो. तो डज नॉट मैटर इफ यू डोंट वांट दिस, दैट इज ओके, फाइन. अब देखो ऐसा है, यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ वेलोसिटी, यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ टाइम. इनिशियली मतलब एट टी इक्वल टू जीरो. तो फिजिक्स में अब इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब टी इक्वल टू जीरो. इनिशियली पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो था u. मतलब अभी इसको रियल लाइफ में कैसे इमेजिन करोगे? फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस और मे बी आउटसाइड दिस क्लास. एक गाड़ी आ रहा है और आपने जब उसको देखा तो आप मेजरमेंट वहां से स्टार्ट करोगे. उससे पहले क्या था वी डोंट केयर, क्योंकि हमको पता नहीं था. तो व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसलिए टी की वैल्यू क्या है? जीरो. तो जब मैंने उसको पहली बार देखा तब स्पीड हो मे बी था 10 मीटर पर सेकेंड. तो आई विल कॉल दिस एज यू. और वो ऑब्जेक्ट मतलब वो व्हीकल, इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी. मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी मोर देन इनिशियल. तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने वापस उसको ऑब्जर्व किया, सेम ऑब्जेक्ट को जब अगले इंस्टेंट में मैंने ऑब्जर्व किया, नेक्स्ट टाइम ऑफ इंस्टेंट, तो उसको मैं बोल दूंगा टी. क्योंकि इनिशियल इंस्टेंट टी वन था जीरो, तो टी टू को बोल दिया मैंने टी. मे बी उसका स्पीड था वी. और मैं ऐसा अज्यूम करता हूं क्योंकि मैंने लिखा ही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था वो क्या था? कांस्टेंट. तो स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन तब आता है व्हेन समथिंग इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आ गया. क्लियर यहां तक? तो वी हैड अ ऑब्जेक्ट, अभी मैं थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे बता दूंगा. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट with initial velocity u. Initial मतलब at time t equal to zero, speed is u. Let the velocity of the same object at instant of time t is v. Right? What do you get from slope? Velocity time graph का slope क्या देता है तुमको? Acceleration. So I'll first find out slope. How do you find out slope? v2 minus v1. v2 minus v1 upon t2 minus t1. What is v2? Final velocity क्या वैल्यू है? v. What is initial velocity? u. What is final instant of time? t. What is initial instant of time? 0. तो क्या आ गया? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो a t इक्वल टू v माइनस यू, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी. डन. This is how you obtain v equal to u plus at. Final velocity is equal to initial plus a into t. Remember, this acceleration is uniform acceleration. ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं चलता है, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है. वो हम बाद में देखेंगे इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज विल नॉट सी. क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्या लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो. राइट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको कौन से दो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो? स्लोप. डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हो? एरिया. तो एरिया निकाल लो. तो फाइंड आउट एरिया. तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस that you will get from area. So we know that displacement, और मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम मान सकता हूं. क्यों? क्यों? नेगेटिव गया ही नहीं. और मैंने आपको बताया भी था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम when the direction of motion is always same. So in this case displacement and distance are the same thing. So displacement is equal to area under the curve. ये कर्व को नाम दे देता हूं मैं AB. एरिया अंडर AB. जिसको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है. अगर नहीं पता है तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना पड़ेगा. ओके. तो इट इज
That's up to you now. Area of trapezium is half sum of parallel sides into height. Parallel side is AO and let us say this is B. OA plus BD. OA plus BD. And height is this much, मतलब it is this much. OD. बराबर ना? अरे चलो AC मतलब कितना? OD. What is OA? What is OA? U. U है ना? What is BD? V. V है कि नहीं? पक्का? श्योर श्योर. What about AC? T. बराबर. और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलूंगा S. करेक्ट? हाँ या नहीं एक तो बोल दो. हाँ. नहीं. नहीं है बोलो. अच्छे से देख लो फिर बताओ. सम ऑफ पैरेलल साइड OA और BD ये करेक्ट है क्या? ये और ये पैरेलल है क्या? हाँ है. क्योंकि ये और नीचे का साइड पैरेलल नहीं हो सकता. तो ये दोनों है. तो राइट है. हाइट मतलब ये लूंगा ना मैं. क्योंकि मैं उसको घुमा के देख रहा हूँ तो मेरे को हाइट दिखता है AC. AC. व्हाट इज OA? U. व्हाट इज BD? V. व्हाट इज AC टाइम T? क्योंकि ये जीरो था ये T था तो डिफरेंस कितना है? T है. तो T है. तो क्या गलत है? नथिंग इज रॉन्ग. बराबर है. तो भाई बताओ ऐसे इक्वल टू UT प्लस 1/8 होता कैसे पढ़? हम्म. क्या फर्क पड़ता है? ट्राइंगल का नहीं भी लिया तो एक ही चीज आने वाली है ना. आप करके देख लो. चलो ट्राइंगल का निकाल लो रेक्टेंगल का निकाल लो सेम आएगा. करके देखते हैं. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस? बेस कितना है? T. हाइट कितना है? V माइनस U. सही है. व्हाट इज दिस? U इंटू T. तो ऐड करो और इसको भी सॉल्व करो. देखो क्या मिलता है. हाफ VT माइनस हाफ VT माइनस हाफ UT और प्लस UT. चेंज वेलोसिटी इनटू टाइम. दैट इज व्हाट यू आर स्पीकिंग. तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल निकालो या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लो. बात सेम है. तो तुमको इक्वेशन याद है क्या? याद है इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर. यूटी हाफ यूटी नहीं यूटी और हाफ एटी स्क्वायर. तो जो तुम इक्वेशन डिराइव करते हो उसमें वी आता है क्या? नहीं आता. नहीं आता. इधर वी है क्या? है. तो एक काम करना. इक्वेशन नंबर वी को वन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना. तो फ्रॉम 1 and 2 तो क्या एलिमिनेट करना है वो भी तो ध्यान होना चाहिए ना. यू प्लस प्लस यू प्लस एटी इंटू टी. अब करो मल्टीप्लाई. तो पहले तो एस इक्वल टू हाफ यू प्लस यू इज टू यू प्लस एटी और टी. एस इक्वल टू ये T/2. ये टी को मैं आगे ले लेता हूँ. करो मल्टीप्लाई. करो. क्या आएगा? यूटी टू टू क्या हो गया? कैंसल हो गया. प्लस T इंटू टी स्क्वायर. तो हाफ एटी स्क्वायर बन गया. एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर. डन. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी वही आएगा और यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल से भी वही मिलने वाला है आपको. सिर्फ ध्यान ये रखना कि क्या एलिमिनेट करना है और क्यों करना है. रीजन है अपने अपने. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं था. व्हाट आई न्यू वाज व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड लेट अस से मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड्स। तो आपको दिया गया है इनिशियल स्पीड, आपको दिया गया है ए, और आपको दिया गया है टी। डू यू नो व्हाट इज फाइनल स्पीड? नहीं। तो फिर ये इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर पहले ये वी फाइंड करते बैठो, फिर पहले वी फाइंड करो, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बेटर। यू कैन डायरेक्टली डू एस इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला आया स्लोप से, दूसरा आया एरिया से, तीसरा तीसरा व्हाट अबाउट थर्ड? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एवरेज। चलो ठीक है। यू नो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है ना? एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कल ही तो बताया था। पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ऑफ पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम ऑफ मोशन, ये होता है एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज एस? वी एवरेज इनटू टी। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू नंबर्स? एड बोथ नंबर डिवाइड बाय टू। आपके पास एवरेज स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। और स्पीड की हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक है इनिशियल, एक है फाइनल। तो कौन से दो वैल्यूज है तुम्हारे पास? u और v। u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब प्रॉब्लम एक और समझ लो कि तुम ये एवरेजेस कब ले सकते हो और कब नहीं ले सकते हो। ये एवरेज तुम तब ले सकते हो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो। ये तुम तब नहीं ले सकते हो जब ग्राफ कर्व हो। यू कैनॉट टेक, क्यों? क्योंकि स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो तुम ऐसे केसेस में एवरेज बिल्कुल नहीं करना। तो यूनिफॉर्म एक्शन के केस में ही एवरेज कर सकते हो। टी, अब ये टी कहां से आएगा? ये तुमको देख रहे हैं यहां से, टी इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। तो ये जो टी है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एस इक्वल टू यू प्लस वी। यू प्लस वी मतलब वी प्लस यू अपॉन टू, व्हाट इज टी? वी माइनस यू बाय, व्हाट इज ए प्लस बी? ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो एस क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर क्या है? टू ए। तो क्या आ गया? टू ए एस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ गया? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो एक सिंगल ग्राफ से, अभी याद कैसे रखना है? प्रॉब्लम क्या होता है, समझा तो सब एग्जाम में याद नहीं आता, क्योंकि तुम उसको रखते हो, इसके लिए याद नहीं आता। प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये था कि जब मैंने पहली बार मतलब टी इक्वल टू जीरो गाड़ी को देखा, स्पीड यू था, तो वो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि टी जीरो है। और जब सेकंड इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा टी, तब स्पीड वी था। बस खत्म। एक बार स्लोप, एक बार एरिया, और एक बार एवरेज। अपने आप तीनों इक्वेशन डिराइव हो जाएंगे। बाकी तो थोड़ा मैथ्स है, प्लस माइनस सब्स्टिट्यूशन तो तुम कर ही लोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन थ्री इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स फ्रॉम द वन सिंगल ग्राफ। एंड रिमेंबर, अभी तक हमने 2D मोशन स्टार्ट नहीं किया है। तो अगला थ्योरी टॉपिक विल बी 2D मोशन, बट बिफोर दैट we will first solve some questions of 1D. So that's it for today.